सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तथा अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखे हुए होंगे। जैसा कि अब आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, तो आपके लिए यह एक बहुत अच्छा अवसर है, स्वर्णिम अवसर है कि आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं अपने पाठ से संबंधित और अपने पाठ को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए आपको मैं जैसे समय समय पर बताती रहती हूँ कि अपने पाठ को याद करने के साथ साथ, लिखने के साथ साथ उसे सुचारू रूप से याद भी करिए, ताकि जब परीक्षा का समय आए तो आपको अपने पाठ को याद करने में ज़्यादा समय ना व्यर्थ हो। सिर्फ पुनरावृत्ति के बाद ही आप अपनी परीक्षा के लिए सक्षम हो जाएं। चलिए बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। जैसा कि अपनी कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करते हैं। आज का हमारा मंत्र है गणेश मंत्र। गणेश मंत्र के साथ हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे और फिर अपने पाठ को पढ़ेंगे, उन्हें उससे विस्तार से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। मेरे साथ सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेकर मंत्र का उच्चारण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी बच्चों ने मेरे साथ उच्चारण किया। अब इसे कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, अब आते हैं अपने पाठ पे। हमारा पाठ है संधि। अपनी पाठ्य पुस्तक अपने समक्ष अवश्य रखिएगा, ताकि आप मेरी बात को सुनिए, मेरे द्वारा समझाए गए तथ्यों को समझिए। उसके बाद जब मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से भी पढ़कर सुनाऊंगी और बताऊंगी, तो पाठ्य पुस्तक आपके समक्ष होनी चाहिए, जिससे कि आप पाठ को और अच्छे तरीके से समझ सकें और आपको वो अच्छे तरीके से याद रह सके। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे थे संधि। आप सभी बताइए, संधि का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? बिल्कुल सही, मेल, जॉइनिंग। संधि का अर्थ है मेल। हमने उदाहरणों के साथ भी पढ़ा था कि जब दो शब्दों या दो वर्णों के बीच मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको भारत और चीन का उदाहरण देकर भी समझाया था। अब बच्चों, संधि की परिभाषा आप बताइए। संधि की परिभाषा, आपने संधि की परिभाषा में क्या सीखा था? क्या बताई थी मैंने आपको संधि की परिभाषा? मैं आपको हर शब्द को तोड़कर उसके अंदर से अर्थ को निकालकर इसलिए बताती हूँ, ताकि आपके समक्ष जब वो शब्द आए या आपके समक्ष उस शब्द का उच्चारण हो, तो आपके मन मस्तिष्क में उसका अर्थ तुरंत आ जाए, ताकि परिभाषा का निर्माण आप अपने शब्दों में स्वयं कर पाएं। और ऐसे पढ़ा हुआ ज्ञान हमारे व्यवहारिक ज्ञान से प्रत्यक्ष संबंध रखता है, और ऐसा ही ज्ञान हमें चाहिए। तो बच्चों, संधि से हमने जाना संधि का अर्थ है मेल। जैसा कि उदाहरण मैंने आपको देकर समझाया था। एक मैंने और उदाहरण दिया था, आप सभी को याद होगा, कि जैसे आपके बीच और आपके भाई बहन के बीच या रिश्तेदारों के बीच कभी भी झगड़ा हो जाता है, या कोई मनमुटाव हो जाता है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और उसके कुछ समय के बाद जब वो चीज़ सॉल्व हो जाती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है, वो जो मनमुटाव होता है ख़त्म हो जाता है, तो क्या हो जाता है? मेल हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? संधि हो जाना। जैसे मैंने देशों का एग्जाम्पल देकर भी आपको बताया, उदाहरण देकर भी, और आपके व्यवहारिक जीवन का उदाहरण देकर भी आपको समझाया। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से संधि की परिभाषा पर विचार करें, तो हम संधि किसे कहते हैं? जब
पहले शब्द का, हम ये कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, परस्पर मेल से जब उसमें परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। इसे हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं दो शब्दों के मिलने से, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि उन दोनों से जो संबंधित शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं, उनके मध्य संधि कहते हैं। फिर हमने संधि के भेदों के बारे में जाना। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वर संधि के अंतर्गत हम स्वरों में आए परिवर्तन को पढ़ते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम व्यंजन में आए हुए परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं और विसर्ग संधि के अंतर्गत हम विसर्ग से आने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार अब हम आगे अपने पाठ को जारी रखते हुए अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए संधि। संधि का अर्थ मैंने जैसे आपको बताया था मेल, आपने उदाहरण समझे। फिर विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, महाजमा ऋषि, महर्षि, सूर्य जमा उदय, सूर्योदय आदि के उदाहरणों से आपने इस चीज़ को स्पष्ट रूप से जाना। अब इसकी परिभाषा आपने पढ़ी, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संधि के भेदों के बारे में जानिए। संधि के भेद हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हम स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि स्वरों के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम व्यंजनों द्वारा उत्पन्न विकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग द्वारा हुए परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थात स्वर, व्यंजन और विसर्ग के अंतर्गत हम स्वर, व्यंजन और विसर्ग से संबंधित जानकारी का विस्तृत अध्ययन करते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा स्वर संधि। स्वर संधि का अर्थ है दो स्वरों का मेल होना। स्वर संधि को समझने के लिए रवि और इंद्र शब्दों के मेल को समझिए। जब रवि जमा इंद्र की संधि होती है तो रविंद्र बन जाता है। यहाँ रवि का ई स्वर और इंद्र का ई स्वर दोनों मिलकर ई जाते हैं। इस तरह यहाँ जो संधि हो रही है उसमें एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिल रहा है। इस तरह की संधि दो स्वरों के बीच की संधि होती है, जिसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्याकरणिक परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे जब हमने संधि की परिभाषा पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, है ना। सभी बच्चों को याद होगा। और इसे परिभाषा के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, जो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि को हमने समझा। इसकी परिभाषा देखिए, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वर संधि के अंतर्गत हम स्वरों से संबंधित उत्पन्न विकार के बारे में बात करते हैं। अब देखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि।
इन सबको पढ़ने के साथ साथ जब आप इसका अपने आप अध्ययन करेंगे पाठ्य पुस्तक में से, जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद या कक्षा समाप्त होने के बाद पाठ्य पुस्तक में से पढ़कर स्वयं उच्चारण कर पढ़िए, ताकि आपकी उच्चारण क्षमता का भी विकास हो और आप पाठ को और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से तथा सरलता पूर्वक समझ पाएं। तो क्योंकि उच्चारण का विशेष महत्व होता है, यदि हम उच्चारण सही करते हैं तो हमारा लेखन स्वतः सही होता है। यदि हमारा उच्चारण ही गलत होगा तो हमारा लेखन भी स्वतः गलत ही हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जब अ और आ के बाद आ आने पर दोनों का आ हो जाए। दोबारा देखिए, जब अ वर्ण और अ स्वर और आ स्वर के बाद आ आने पर दोनों का आ हो जाए और ई के बाद ई आने पर दोनों का ई हो जाए तथा उ आने के बाद उ आने पर दोनों का उ हो जाए, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। आपने स्वरों में जब आपने पढ़ा था तो दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ा था, आपको सब बच्चों को याद होगा। नहीं तो आप पुराना वीडियो वापस देख सकते हैं ताकि आपकी पुनरावृत्ति हो जाए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ, दीर्घ यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसी प्रकार दीर्घ शब्द का अर्थ जो है वो वही रहेगा। अगर हम संधि के बारे में बात करेंगे तो हम संधि से संबंधित उस दीर्घ के बारे में बात करेंगे। यदि हम स्वर के बारे में बात करेंगे तो दीर्घ स्वर के बारे में बात करेंगे, स्वर से संबंधित बात करेंगे। परंतु जो दीर्घ का जो शाब्दिक अर्थ है वो सदैव वही रहेगा, जिससे आपको पाठ को तथा किसी भी विषय को समझने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए कि आ के बाद आ किस प्रकार आता है, ई के बाद ई किस प्रकार आता है, और आ और ई आ और ई कैसे बनते हैं। उदाहरण से समझेंगे, अ जमा अ तो क्या बन गया, आ। सत्य जमा अर्थ, सत्यार्थ। जिस स्वर की ध्वनि आ रही है उसको सुनने का प्रयास करिए। अ जमा अ क्या बन गया, आ। इसी प्रकार सत्य, अ की ध्वनि आ रही है, अ के बाद फिर अ आ गया, अर्थ। एक स्वर के बाद, एक अ के बाद दूसरा अ आ गया तो क्या बन गया, आ, यानी कि सत्य जमा अर्थ, सत्यार्थ। इसी प्रकार अ जमा आ तो क्या बना, आ। जैसे हिम जमा आलय, अ, हिम में आखिरी वर्ण, हिम पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ ध्वनि आ रही है ना, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में आ ध्वनि आ रही है। दोनों को मिलाकर क्या बना, आ। तो हिम जमा आलय, हिमालय। इसी प्रकार विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। विद्या जमा आलय, विद्यालय। दीप जमा अवली, दीपावली। भोजन जमा आलय, भोजनालय। सीमा जमा अंत, सीमांत। वार्ता जमा अलाप, वार्तालाप। अब समझिए, ई जमा ई तो क्या बन गया, ई। रवि जमा इंद्र, पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर, दोनों को मिलाकर क्या बना, रवि ई जमा ई बन गया, रवींद्र। ई जमा ई। मुनि जमा ईर्ष, मुनीर्ष। पत्नी जमा इच्छा, पत्नीच्छा। रजनी जमा ईश, रजनीश।
लघु जमा उत्तर लघुत्तर, लघु जमा उर्मी लघुर्मी, वधू जमा उत्सव वधूत्सव, भू जमा उधर्व भूधर्व। आगे देखिए, हरि जमा इच्छा हरिच्छा, कवि जमा एश कवीश, नारी जमा इंदु नारिंदु, नदी जमा एश नदीश, सु जमा उक्ति सुक्ति, भानु जमा ऊर्जा भानुर्जा, भू जमा उद्धार भूधार, वधू जमा उर्मी वधुर्मी। अब हम पढ़ते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि क्या होती है? जब अ आ के साथ ई का मेल होने पर दोनों का ए, जब अ आ के साथ ई का मेल होता है तो दोनों का ए, और उ का मेल होने पर दोनों का ओ, और री का मेल होने पर दोनों का अर हो जाए तो उसे हम गुण संधि कहते हैं। अगर आप उदाहरण के साथ इसे समझेंगे तो आपको इसको याद रखने में, इस परिभाषा को याद रखने में या इस नियम को याद रखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। एक बार दोबारा देखिए, जब अ आ के साथ ई का मेल होने पर दोनों का ए बन जाए और उ का मेल होने पर दोनों का ओ, तथा री का मेल होने पर दोनों का अर हो जाए तो उसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ई तो क्या बन जाए? ए। यहाँ हमने पढ़ा था अ आ के साथ ई का मेल होने पर ए, ठीक है। और जैसे सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, देव जमा ईश देवेश, यथा जमा इष्ट यथेष्ट, रमा जमा ईश रमेश। अब देखिए, अ जमा उ का मेल होने पर दोनों का ओ हो जाए, ठीक है। उ का मेल हुआ तो क्या बन गया? ओ। अ के साथ उ का मेल हुआ तो क्या बन गया? ओ। जैसे सर्व जमा उदय सर्वोदय, सूर्य जमा उष्मा सूर्योष्मा, महा जमा उत्सव महोत्सव। और अगर री का मेल हो तो दोनों का अर हो जाए। री का मेल हुआ अ के साथ तो अर हो गया। वसंत जमा ऋतु वसंत ऋतु, वर्षा जमा ऋतु वर्षतु, नर जमा इंद्र नरेंद्र, सुर जमा एश सुरेश, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, लंका जमा एश लंकेश, चंद्र जमा उदय चंद्रोदय, नव जमा उड़ा नवोड़ा, यथा जमा उचित यथोचित, सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि, राजा जमा ऋषि राजश्री। अगला देखिए, वृद्धि संधि। जब अ आ का मेल ए के साथ होने पर दोनों का ए, और ओ के साथ होने पर दोनों का ओ हो जाए तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से जानेंगे। अ के साथ ए और आ के साथ अगर ए का मेल हो रहा है तो ए हो जाता है। जैसे लोक जमा एशना लोकेशना, मत जमा एकय मतेक्य, सदा जमा एव सदैव, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। अब अ के साथ ओ का मेल होता है तो ओ बन जाता है। जैसे वन जमा औषधि वनौषधि, देव जमा औदार्य देवोदार्य, महा जमा औषधि महौषधि, महा जमा औत्सुक्य महोत्सुक्य, एक जमा एक एकैक, धन जमा ऐश्वर्य धनैश्वर्य, तथा जमा एव तथैव, माता जमा ऐश्वर्य मातैश्वर्य, जल जमा औद
जलौद, परम जमा औदार्य परमोदार्य, महा जमा ओजस्वी महोजस्वी, महा जमा औदार्य महोदार्य। तो अच्छे से समझ आया। आप अगर इससे परिभाषा को पढ़ने के साथ साथ उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे तब आपके लिए पाठ बहुत सरल हो जाएगा और आप बहुत आसानी से उसे समझ पाएंगे। परंतु मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूँगी कि उच्चारण का विशेष ध्यान रखें, उच्चारण के साथ पाठ को पढ़ें तथा अच्छे से उसे समझें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अब देखिए यण संधि। जब ई उ का री का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो ई का य और उ का व और री का र हो जाता है। इसे हम यण संधि कहते हैं। जैसे ई जमा अ य, यदि जमा अपि यद्यपि। ई जमा आ या बन गया, इति जमा आदि इत्यादि। ई जमा अ य बना, देवी जमा अर्पण देव्यर्पण। ई जमा आ या, नदी जमा आगमन नद्यागमन। उ जमा अ तो बन गया व, अनु जमा अय अन्वय। आगे देखेंगे उ जमा आ तो हमारा बन गया वा, सु जमा आगत स्वागत। अनु जमा इत अन्वित, अनु जमा एष्ण अन्वेक्षण। पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। इस प्रकार यण संधि के नियम को भी आपने जान लिया। अब है हमारा अयाधि संधि। ए तथा ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने पर उनके स्थान पर कर्मशः अ, अय और आए तथा अव और आव हो जाता है। इसे हम अयाधि संधि कहते हैं। ये अयाधि संधि का नियम है। जैसे ए जमा अ अय, ए जमा अ आए, ओ जमा अ अव, ओ जमा अ आव, ओ जमा ई आवी। जैसे ने जमा अन नयन, गे जमा अंक गायक, भौ जमा अन भवन, भौ जमा उक भावुक, नौ जमा इक नाविक। इस प्रकार आज हमने स्वर संधि के बारे में विस्तार पूर्वक जाना।